बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी का एक हॉट टॉपिक, और इसमें जो है टिश्यू वो भी हॉट हो जाता है क्योंकि इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन है कि जब भी कोई इन्फेक्शन आई या टिश्यू में डैमेज हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में वेस्कुलराइज टिश्यू ने जो अपने डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिवेट किया, जैसे WBCs मैक्रोफेजेस वो आए ताकि वो ऑफेंडिंग एजेंट को एलिमिनेट कर सकें। तो यही 2-3 लाइनें आपने लिख देनी है डेफिनेशन में। आगे वो कहता है कि इसके स्टेप्स क्या हैं इन्फ्लेमेशन के। सबसे पहले तो ऑफेंडिंग एजेंट है, उसे रिकॉग्नाइज करेंगे ना, भाई ये बंदा बाहर का लग रहा है। आगे वो अपनी पुलिस को बुलाएगा कि भाई ल्यूकोसाइड्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाओ यहाँ पे। अब पुलिस आई, अगला काम उसे कहेगा एक्टिव हो जाओ ना, इसको गिरफ्तार भी करना है, तो अब उनकी एक्टिवेशन। तीसरा कि आगे कंट्रोल्ड एंड रिएक्शन को कंट्रोल और टर्मिनेटेड, यानी कि ऐसे कि पुलिस को रिश्वत लेके वो छोड़ना दे अब इसको, तो पीछे से एक प्रेशर जो है आपका वो हुआ कि रिएक्शन कंट्रोल्ड हो। और एंड पे रिपेयर, अब फाइनली उसको या तो सज़ा देनी है कि वो सबक सीख ले और आगे मुजरिम वो काम ना करे, तो हमारे टिश्यू में उसकी रिपेयर कर दी। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन जो है वो जो है इनिशियल जो रैपिड रिस्पॉन्स है उसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जबकि एक लॉन्ग जो रिस्पॉन्स होता है उसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये अमूमन 6 माह से आगे चला जाता है। इसमें क्या, पहली बात कि फ्लूइड निकलता है जिससे एडीमा होता है। इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। सो दिस फिगर एक्सप्लेन्स एक्चुअली, ये है माइक्रोब, ये है नेक्रोटिक टिश्यू। अब ये वही स्टिमुलाई थे, ठीक है, ये है बाहर का ऑफेंडिंग एजेंट। इनको फ़ौरन से रिकॉग्नाइज किसने किया? सबसे पहले तो जुर्म को शनाख्त किसने की? मैक्रोफेजेस ने, डेंड्राइटिक सेल्स ने और मास्ट सेल्स। मस्त मैक्रोफेजेस डंडा लेके घूम रहे थे ऐसे ही। तो ठीक है, अब उन्होंने आगे क्या रिलीज, अब उन्होंने आगे पैगाम पहुंचाने हैं, तो उन्होंने जो लेटर्स भेजे हैं, जो मेल्स भेजी हैं, वो मीडिएटर्स हैं, जैसे अमाइंस और साइटोकाइंस। अब आगे पुलिस जो आई है वो हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, और उन्होंने आके अब काम क्या किया है, इनको इनगल्फ कर लिया है। और फाइनली वहाँ पे जो रिपेयर का प्रोसेस है उसमें क्या आएंगे? साइटोकाइन ग्रोथ फैक्टर्स, फाइब्रोब्लास्ट, और वो सारा जो हैं चीज़ें दोबारा से ठीक कर देंगे उस माशरे को। ठीक है, नेक्स्ट जो ये डिफरेंस है ना, ये आता है पेपर में। सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन, पहला पॉइंट फास्ट है, मिनट्स और आवर्स में होती है। क्रोनिक स्लो है, दिन लगाती है, हफ्ते लगाती है। दूसरा पॉइंट न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स, याद कर लो, ये MCQ आना है, या ये इनका डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन या किसी ना किसी फॉर्म में आना है, कहीं ना कहीं टर्म में आएगा, सेंटअप में आएगा, पेपर में आएगा। और क्रोनिक में मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस, तो LM और उसमें N ऐसे ही। तीसरा पॉइंट, मैक्रोफेजेस जो हैं एक्यूट में नहीं आते, ठीक है, इन्फ्लेमेशन में नहीं आते, उसके बाद क्लीनिंग के लिए आते हैं, जबकि क्रोनिक में मैक्रोफेजेस इन्फ्लेमेशन का पार्ट हैं। ठीक है, 3 पॉइंट। उसमें टिश्यू इंजरी माइल्ड है, क्योंकि देखो ना, छोटी सी इन्फ्लेमेशन हुई तो फ़ौरन ही ठीक हो जाती है, माइल्ड इन्फ्लेमेशन, और वो खुद ही ठीक हो जाती है, जबकि क्रोनिक में जो स्वेयर होती है और अरसे तक चलती है। अगला पॉइंट, सिस्टेमिक साइंस। देखो, आपको फ़ौरन से इन्फेक्शन होगी ना, तो आपको जब फ्लू होगा साथ पूरा बुखार ही हो जाएगा, जबकि क्रोनिक है, जिस बंदे को TB है तो उसे वो बुखार कुछ लगता ही नहीं है ना, कि उसे तो 6 माह 7 महीने बुखार ही रहता है, कभी आया कभी गया, तो सिस्टेमिक साइंस इतने फील नहीं होते। अगला पॉइंट, जो हीलिंग है ना, वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद होती है, हील करता है, जबकि क्रोनिक में अब वो कब हील हो, 6-7 माह बाद नहीं, वो साथ साथ ही हील होता रहता है। तो हीलिंग अकर्स ड्यूरिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग अकर्स आफ्टर एक्यूट इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट जो है, इसी के साथ हम अगला टेबल भी पहले देख लेते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन की एग्जांपल्स में आती हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एस्थमा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और सेप्टिक शॉक, जबकि क्रोनिक में आती हैं आर्थराइटिस, एस्थमा, एथेरोस्क्लेरोसिस और पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो इसी का एक अगला पॉइंट मिसाल में दे देना। अच्छा, एक और चीज़, न्यूट्रोफिल्स एक्यूट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, सब में, लेकिन एक्सेप्शन है। एस्थमा चाहे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो, उसमें इओजिनोफिल्स और IgE एंटीबॉडीज़ ही होती हैं, इसलिए एस्थमा का अक्सर MCQ आता है। ठीक है, और दूसरी एक्सेप्शन के सेप्टिक शॉक में साइटोकाइंस होती हैं। और जो क्रोनिक है ना, उसमें हमेशा किसने एक्टिवेट होना है? LM। ठीक है, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, इन्हीं ने एक्टिवेट होना है। एक्सेप्शन वही एस्थमा में
यूजिनोफिल्स, या पल्मोनरी फाइब्रोसिस में फाइब्रोब्लास्ट आ गए, या एंटीबॉडीज़ भी आ सकती हैं एट्सेट्रा। अच्छा, अब वापस हम आते हैं कि इन्फ्लेमेशन में के कार्डिनल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। और ये बड़ा ही मतलब फेमस किस्म का, भी कुछ दिन पहले हमें वार्ड में मेडिसिन के वार्ड में पूछ रहे थे बताओ कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो ये याद कर लो। ये हैं, ये फिगर से देखो, सबसे पहले हीटिंग होती है उस जगह पे, कैलोर, रेड हो जाता है र्यूबोर, वहाँ पे बहुत स्वेलिंग होती है ट्यूमर, बर्निंग पेन होती है डोलोर, और वो अपना फंक्शन लॉस कर देता है फंक्शियोलिसा। सो इसको याद कर लो, कैलोर, र्यूबोर, ट्यूमर, डोलोर, फंक्शनलिसा। और यही दोबारा एक दूसरी डायग्राम में देखो, दोबारा से कैलोर, र्यूबोर, ट्यूमर, डोलोर, फंक्शनलिसा, कैलोर, र्यूबोर, ट्यूमर, डोलोर, फंक्शनलिसा। ये कार्डिनल साइंस हैं इन्फ्लेमेशन के। नेक्स्ट वो कहता है कि वैसे तो ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है इन्फ्लेमेशन, लेकिन कभी कभार नुकसान भी करा देती है। क्यों? अगर ये मिसडायरेक्टेड हो, यानी जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ अपने ही जो है पुलिस आके शरीफ लोगों को ही उठा के लेना शुरू करते। दूसरी, अगर ये नॉर्मली हार्मलेस जो सब्सटेंसेस है, जैसे अस्थमा होता है ना, एक बेचारा पोलन ग्रेन है, क्या कर लेगा अंदर जाके, लेकिन उसके ख़िलाफ़ इतना रिस्पॉन्स के बंदे को इमरजेंसी में आना पड़ता है। और प्रोलॉन्ग अगर हो, जैसे टीबी है, वो 6-7 माह तक वो उसका रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेटरी आता रहता है। ठीक है, तो इन केसेस में फिर हमारे लिए ये जो रहमत है जहमत बन जाती है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं कि ल्यूकोसाइड्स जो रिस्पॉन्स में आते हैं वो कहाँ से बनते हैं, जो है ट्यूमर, जो बोन मैरो है उससे बनते हैं। तो अगर बोन मैरो की खराबी आ जाए तो उससे भी ल्यूकोसाइड्स नहीं आएंगे। और एंड पे इन्फ्लेमेशन कब टर्मिनेट होती है, जब ऑफेंडिंग एजेंट चला जाता है, जब वजह ख़त्म हो जाती है पुलिस के काम की। और एंड पे स्कारिंग, क्योंकि जब रिपेयर होती है तो उससे स्कार भी बन जाता है। कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन, अब आगे थोड़ी फालतू की चीज़ें हैं थोड़ी, कि कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन हमें भी पता है। इन्फेक्शन हो जाएगी, कोई भी टिश्यू की नेक्रोसिस हो जाएगी, कोई बाहर से फॉरेन बॉडी आएगी, या फिर इम्यून रिएक्शन में ही होना शुरू हो जाएगी। आगे भी वो कहता है रिकॉग्नाइज़ कैसे करेगा, ये भी थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट है, कि या तो हमारे माइक्रोब्स को सेंस करने के सेलुलर रिसेप्टर्स हैं, तो वो रिसेप्टर जो हमारी बॉडी के हैं ना, उन्हें कहते हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स, TLRs। ठीक है, और ये रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, ये जो बाहर का माइक्रोब आया है ना, उसके ऊपर क्या है, पैम्प्स, पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स, पैम्प्स। और दूसरी वो बात करता है कि अगर अपना ही सेल डैमेज हुआ है, इसको रिकॉग्नाइज करने का, किसको रिकॉग्नाइज करना है, डैमेज एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न। तो इसमें रिकॉग्नाइज क्या करेगा, जैसे जो है यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ है, एटीपी ज़्यादा है, तो एटीपी तो नॉर्मल होता है ना, एटीपी ज़्यादा होने का मतलब है वहाँ के माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब हुआ है जिससे वो एटीपी लीक हुआ है। या पोटेशियम की कंसनट्रेशन, या डीएनए जो है वो न्यूक्लियस की बजाय साइटोप्लाज्म में फिर रहा है, तो इन सब में डैम्प्स एक्टिवेट होगा, और वो आगे एक्टिवेट करेगा मल्टी प्रोटीन साइटोसोलिक कम्प्लेक्स को, जिसे कहते हैं इन्फ्लेमोसोम। और ये इन्फ्लेमोसोम अब आगे मैसेज भेजेगा साइटोकाइन से इंटरल्यूकिन 1। तो इसलिए अब ऐसे इन्फ्लेमेशन को रोकना हो तो अब दवाई हम इंटरल्यूकिन 1 एंटेगोनिस्ट देते हैं, ताकि ये आगे सिग्नल ही ना जाए और इन्फ्लेमेशन ना हो। वो आगे कहते हैं कि एक रेयर डिजीज़ है जिसे ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं, वो इसी की म्यूटेशन से आती है। और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस की बात करते हैं, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो अब भाई उसने तो ब्लड वेसल को क्लोड करके वहाँ रहना है, तो साइड में फालतू में इन्फ्लेमेशन कराते रहते हैं। या फिर वो यूरेट क्रिस्टल्स के, एक क्रिस्टल तो बना हुआ है गॉड में, वो क्रिस्टल का उतना मसला वैसे नहीं होता जितना वो इर्द गिर्द रगड़ खाने से इन्फ्लेमेशन करा देता है, उसकी भी काफ़ी पेन होती है और वो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। और तीसरी उसने कहा है कि वो क्या थी, ये देखो, ये सेंसर्स ऑफ सेल डैमेज, माइक्रोब सेंसर्स, और तीसरे सेल के सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स ही कुछ सेंसर्स हैं। और इसमें 2 मिसालें देता है, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन जो कि एक्टिवेट करती है आगे से कम्प्लीमेंट सिस्टम को, और या कोलेक्टेंस जो कि फेगोसाइटोसिस को एक्टिवेट करते हैं। अब भी जनाब ये जो SCQ के तौर पे आ सकते हैं ना, वो हैं स्टेप्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहली बात, ये मेजर हेडिंग्स जो हैं वो 3 हैं, कि सबसे पहले ब्लड वेसल्स की डायलेशन होगी, उनकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, कि मतलब उसमें से लीक होगा, और वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स आएंगे। तो ये अब इसमें इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं कि सेल के अंदर देखो, हमें पता है कि जब ब्लड वेसल जो है उसमें सेल्स भी हैं, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, फ्लूइड है। ठीक है, तो
तो अमूमन जितना वो प्रेशर बाहर की तरफ निकालता है उतना ही अंदर की तरफ लगाता है, जिससे वेसल की एक इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, फ्लो मेंटेन रहता है। लेकिन अगर कभी वेसल डैमेज हो जाए इन्फ्लेमेशन में या किसी और वजह से, तो उससे क्या है कि अगर वो ज़्यादा डैमेज हुई है कि वॉल्स में से प्रोटीन्स भी निकल रही हैं, सेल्स भी निकल रही हैं, तो ऐसे फ्लूइड को कहते हैं एक्सुडेट। और ये होता है किसमें, टीबी में देखा जाता है, मेलिग्नेंसी कोई कैंसर है उसमें होता है। ट्रांसुडेट है कि जिसमें लीकिंग तो हो रही है लेकिन सेल्स या प्रोटीन्स वगैरह वेसल से बाहर नहीं जा रहे, सिर्फ फ्लूइड बाहर जा रहा है, तो इसे कहते हैं ट्रांसुडेटिव। तो इसे वैसे याद करने के लिए ये टी से ट्रांसपेरेंट, टी से ट्रांसुडेटिव। ट्रांसपेरेंट इसलिए कि उसमें सेल या प्रोटीन नहीं जा रहा है, ठीक है। और ये किस में होता है, ये होता है कोई सिरहोसिस या फिर हार्ट जो है वो काम नहीं कर रहा, तो वो प्रेशर नहीं इतना लग रहा जिससे वो हो सकता है, या लीवर में सिरहोसिस हुआ है तो उससे पोर्टल हाइपरटेंशन। वैसे ये मेलिग्नेंसी या सिरहोसिस वगैरह पूछते नहीं है, ये वर्ड का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं इसके अलावा एडीमा जो है वो फ्लूइड के एक्यूमुलेशन है, वो चाहे ट्रांसुडेटिव हो चाहे एक्सुडेटिव हो। और पस जो है वो पुरुलेंट एक्सुडेट्स हैं जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से आते हैं। नेक्स्ट अब स्टेप्स पे आ गए, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। वेजोडाइलेशन इज़ अ स्टेप, बट वेजोडाइलेशन से भी पहले ट्रांजिएंट बहुत माइनर अमाउंट लम्हे के लिए वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई और फिर फ़ौरन से वेजोडाइलेशन हुई। तब देखो वेजोडाइलेशन हुई तो खून ज़्यादा आएगा और तेज़ी से आएगा, तो जिससे क्या होगा, गर्म और जो है लाल कैलर र्यूबर होंगे। और आगे अब क्या है, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो दूर दूर हुए जिससे फ्लूइड लीकेज हुई, तो उससे क्या हुआ, इसे क्या हमने परमिएबिलिटी ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर इंक्रीज हुई, जिससे क्या होगा, स्वेलिंग होगी, जिसे कहते हैं ट्यूमर। और यही चीज़ें उसने एक्सप्लेन की हैं आगे कि वो आगे न्यूट्रोफिल्स आएंगे, एडहेयर करते हैं, माइग्रेट, हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे उसने कहा कि लीकिंग कैसे होगी, दो तरीके हैं। एक तो यही कि जैसे अभी हमने बात की कि जब वेसल खुली गई है ना, तो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान थोड़ी स्पेसिस आ जाती हैं। ये रैपिड और शॉर्ट लिव बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में अमूमन होती है, तो ये। लेकिन अगर जैसे बर्न है कि वो सारी जली गई है एंडोथेलियम, तो ये भी रैपिड होता है लेकिन ये देर तक रिस्पॉन्स रहता है और लीकिंग होती ही रहती है। और इसको जो है इसको इमीडिएट किसने किया था, हिस्टामिन ने, और इसको बर्न्स और माइक्रोबियल टॉक्सिन्स ने। नेक्स्ट वो कहता है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो भी रिस्पॉन्ड करती हैं। वो किस तरह से कि ये जो हैं, जहाँ से ये फ्लूइड, सारी बात है, निकला है तो जाएगा कहाँ से, लिम्फेटिक सिस्टम से ना, तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन होगी जिसे कहते हैं लिम्फेंजाइटिस। और उसने आगे जिस लिम्फ नोड में जाना है उसमें भी इन्फ्लेमेशन होगी, वो भी स्वेल कर जाएगा, उसे कहते हैं लिम्फ एडिनाइटिस। तो अब ये जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं इन्हें रिएक्टिव या इन्फ्लेमेटरी लिम्फ एडिनाइटिस भी कहते हैं। और ये उसने कहा कि जब कोई ज़ख्म बने तो उसके पास आप जो लंबी लंबी लाइनें देखते हैं ना, स्ट्रीक्स देखते हैं, वो एक्चुअली में ये लिम्फेटिक वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है। अब ल्यूकोसाइट किस तरह से आए, तो अब ये जो चीज़ें सारी यहाँ हैं ना, वो हम डायग्राम से देखते हैं। उससे पहले यही डिफरेंस पहले दोबारा हम देख लेते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स, क्रॉनिक में मैक्रोफेजेस। अच्छा, पहले तो ये दोनों किससे बनते हैं, स्टेम सेल्स से जो बोन में होते हैं। दूसरा, न्यूट्रोफिल का 1 से 2 दिन का रिस्पॉन्स है, वो तो लंबा रिस्पॉन्स होता है, तो ये रैपिड शॉर्ट रिस्पॉन्स, वो प्रोलॉन्ग्ड और स्लो रिस्पॉन्स। ये किसकी वजह से होता है, डीग्रेनुलेशन और एंजाइमेटिक एक्टिवेशन से, और वो होता है न्यू जीन ट्रांसक्रिप्शन की वजह से। अब नेक्स्ट इनके डिफरेंस क्या है कि देखो, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है ना, ये न्यूट्रोफिल्स में ज़्यादा आएंगी। जो NET मतलब कि यहाँ पे न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स है ना, वो भी न्यूट्रोफिल वाले मतलब एक्यूट वाले रिस्पॉन्स में ज़्यादा आते हैं। जो लाइसोसोमल इंजाइम्स की सिक्रीशन है वो इसमें ज़्यादा होती है, और जो डीग्रेनुलेशन है वो इसमें ज़्यादा होती है। तो दो चीज़ें मैक्रोफेज वाले रिस्पॉन्स में ज़्यादा हैं, एक तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरे साइटोकाइंस की प्रोडक्शन। इन दोनों की प्रोडक्शन जो है ये मैक्रोफेजेस में ज़्यादा होती है। अब ये जो बाकी का यहाँ सारा मैकेनिज्म है ना, ये होता है हमारा इस फिगर से। ये देखो जनाब, ये है एक हमारी ब्लड वेसल, ठीक है, और इसमें खून जो है वो दौड़ता फिर रहा है, मज़े कर रहा है। अब यहाँ पे हुई है एक इंजरी, तो उससे क्या है कि फ़ौरन से हमने क्या कहा, सिग्नल जाएगा, साइटोकाइंस वगैरह जाएंगे, और वो किसको बुलाएंगे, मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस को, राइट, न्यूट्रोफिल्स को। तो अब ये WBC जनाब
भागते भागते आए कि हाँ भाई मुझे बुलाया। तो अब देखो जब ब्लड में वेसल में तेज़ी से फ्लो हुआ क्योंकि वेजोडाइलेशन हुई है, उसने थोड़ी देर पे स्टेसिस भी कराया, तो शुरू में तो देखो तेज़ी से फ्लो आया। तो जो छोटे छोटे पतले पतले मासूम से सेल हैं आरबीसीज, वो बेचारे सारे सेंटर में आ जाते हैं। और ये जो बड़े बड़े भारी भारी सेल्स हैं डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स, वो सारे ब्लड वेसल्स की दीवारों के साथ लगना शुरू हो जाते हैं। इस स्टेप को कहते हैं मार्जिनेशन, ठीक है। और साथ में फिर वो अब घूम के रोल कर रहे होते हैं दीवारों के साथ, रोलिंग एंड मार्जिनेशन हुई। आगे वो कहता है कि अब एक शुरू में वीक बॉन्ड बनना है इनके दरमियान में, बाद में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा डब्ल्यूबीसी और एंडोथेलियम वॉल में। तो वीक बॉन्ड बनता है सिलेक्टिन से। ये सिलेक्टिन्स पी सिलेक्टिन, ई सिलेक्टिन और एल सिलेक्टिन 3 होते हैं जो एंडोथेलियम वॉल पे भी होते हैं और ल्यूकोसाइट पे भी होते हैं। तो अमूमन ये ल्यूकोसाइट के साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं, लेकिन डैमेज में वो आके सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। तब इसके सिलेक्टिन दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और जनाब ये ल्यूकोसाइट दीवार के साथ साथ आएगा और यहाँ पे इन सिलेक्टिन्स की वजह से इनिशियल वीक इंट्रैक्शन बनेगा। तो कौन से 3 सिलेक्टिन्स है? एल सिलेक्टिन, ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन। पेल से याद कर लो, और दोनों जगहों पे हैं, ल्यूकोसाइट पे भी और एंडोथेलियम पे भी। नेक्स्ट जब यहाँ तक आ गए ना, अब ये जब, तो इसके ऊपर जो है ना ल्यूकोसाइट, इस पे इंटेग्रिन भी है। अमूमन ये लो एफिनिटी स्टेट होती है, लेकिन जब वो बिल्कुल ये इनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है ना, तो ये हाई एक्टिव स्टेट में आ जाता है। और ये इंटेग्रिन यहाँ पे किस चीज़ से बाइंड करता है? लाइगैंड से। ये देखो इंटेग्रिन लाइगैंड रिसेप्टर। तो ये लाइगैंड्स और इंटेग्रिन आपस में बाइंड कर जाते हैं, और जिसकी वजह से अब ये डब्ल्यूबीसी ज़्यादा स्लो हो गया, अब ये अटैच ही हो गया, ये स्टेबल एडहेजन बन गई है इनके दरमियान में, ठीक है। तो यहाँ उसने बात की इंटेग्रिन्स है, जो कि उसने ये बताया है कि ये CD जो है, LFA, इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंटेग्रिन्स जो हैं वो फिम एडहेजन कराते हैं, और ल्यूकोसाइट जो पे होते हैं ये, और ये अटैच होते हैं एंडोथेलियम के लाइगेंड्स पे, ठीक है। और एंड पे होती है जो है माइग्रेशन। इसने यहाँ से स्क्वीज़ आउट कर जाना है ब्लड वेसल की दीवारों में से। ये WBC ने, ये देखो कैसे एक जैसे गुब्बारा होता है, आप उसको डालें तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है ऐसे। और यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है? CD31। ये देखो CD31 PCAM या IG एंटीबॉडीज़ के लिए जो होता है, ये भी एंडोथेलियल सेल और ल्यूकोसाइट दोनों पे है, और इसकी मदद के इंट्रैक्शन की वजह से ये सेल WBC यहाँ से स्क्वीज आउट हुआ, ठीक है। इस स्टेप का नाम हो गया माइग्रेशन थ्रू एंडोथेलियम। अब जब ये फंक्स जो है सक्सेसफुली बाहर निकल आया है वेसल से, तो अब क्या है कि कीमोकाइंस हैं, मतलब केमिकल मैसेंजर्स जो से बताएंगे ये है दुश्मन, इधर को आओ, ये माइक्रोब है, ये सिग्नल्स इधर को लेके जा रहे हैं। तो ये WBCs और मैक्रोफेजेस इसको सूंघते सूंघते इसके पास आएंगे, और फाइनली आके इसको इनगल्फ कर लेंगे, और ये जो है जनाब यहाँ पे ये जो पूरा सफ़र था इनका मुकम्मल हुआ, ठीक है। तो यही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि जो कीमोटैक्सिस वो किस वजह से हो जाती है, जो भी हमने केमिकल रिस्पॉन्स का है, तो बैक्टीरियल प्रोडक्ट, साइटोकाइंस, कम्प्लीमेंट्री सिस्टम या लाइपोक्सिजनेस पाथवे, इनसे भी हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन MCQ के लिए इनके नाम देख लें, ठीक है। आगे वो कहता है कि जो फिलोपोडिया है ना, इसकी मदद से जो है ये ल्यूकोसाइट वहाँ पे मूव करता है। ये फिलोपोडिया क्या है? ये देखो, ये जो है ना एक्टिन, ये एक्यूमुलेट होते हैं, ये इस वजह से अमूमन आपस में आके इकट्ठे होते गए एक्टिन फिलामेंट्स। ये पूरी वॉल भी उसकी हुई, तो जिसकी वजह से पूरा जो ल्यूकोसाइट है ना वो आगे को आ गया। ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है आगे की तरफ, और यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स हैं, और इसको कहते हैं फिलोपोड्स। तो ये फिलोपोड्स की मदद से, एक्सटेंडेड फिलोपोड्स की वजह से ल्यूकोसाइट जो है वो उस जगह पे मूव करता है कीमोटैक्सिस के रिस्पॉन्स में। आखिर में वो हमारा टॉपिक कंप्लीट है कि वो कहता है कि न्यूट्रोफिल जो है वो पहले 6 से 24 घंटे में होते हैं, जबकि मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस 24 से 28 घंटे 48 आवर्स तक रहते हैं। अब नॉर्मल कहाँ पे है? सूडोमोनास में न्यूट्रोफिल बहुत दिन तक रहते हैं, सूडोमोनास की इन्फेक्शन में। दूसरा अब नॉर्मल कि जो वायरल इन्फेक्शंस है ना, इसमें शुरू में न्यूट्रोफिल नहीं आते, लिम्फोसाइट्स आते हैं। और कुछ हाइपर सेंसिटिव जो रिएक्शंस है ना, इसमें भी फ़ौरन ही लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस शुरू में आते हैं। और फाइनली कहता है जो एलर्जिक रिएक्शन है जैसे एस्थमा, उसमें डायरेक्ट ही इओसिनोफिल्स आते हैं। और फाइनली वो टॉपिक कंप्लीट करता है कि हमने अगर इस इन्फ्लेमेशन को रोकना है
तो वो एजेंट्स जो TNF को मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स को ब्लॉक करते हैं उनको देना चाहिए, ताकि ये मैसेज ना आगे जाए, ना पुलिस आए और वो ये ना ही ये इन्फ्लेमेशन हो। सो हियर एंड्स द टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।